इसे कहा जाता है बेल इन क्लॉज। अगर आपने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है और आपका बैंक फेल होने वाला है, या नीरव मोदी विजय माल्या पैसा लेकर भाग गए बैंक का, अब बैंक कोलैप्स होने की स्थिति पर है, तो लीगली जो मनी आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है, आपका बैंक उसे बिना आपकी परमिशन के इस्तेमाल कर सकता है और उस पैसे के बदले आपको अपने फेल्ड बैंक के शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। इसे कहा जाता है बेल इन क्लॉज। आप समझ गए ना? आपका पैसा बैंक का हो जाएगा और आपको बदले में शेयर्स दिए जाएंगे उस डूबते हुए बैंक के, और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी है ये, और मेरी नज़र में तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी है हर उस इंसान के लिए जिसका बैंक अकाउंट एग्जिस्ट करता है। और मीडिया असमंजस में है कि जनता को बता दिया तब दिक्कत और नहीं बताया तब भी दिक्कत। दोस्तों, विशेष ध्यान दीजिए, साल 2017 में इंडिया में FRDI बिल यानी फाइनेंशियल इंश्योरेंस एंड डिपॉजिट रेजोल्यूशन बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बिल के सेक्शन 52 में यही बेल इन क्लॉज मेंशन था, लेकिन इसका इतना विरोध हुआ, बैंक के कर्मचारियों ने भी इसका इतना विरोध किया कि साल 2018 में सरकार को इसे विड्रॉ करना पड़ गया भारत से। यहाँ तक कि ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले 7 दिसंबर 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रेस नोट तक रिलीज करा था इस बिल के ऊपर। उसमें उन्होंने कहा था कि जो अभी प्रोटेक्शंस दी गई हैं बैंक डिपॉजिटर्स को, हम उसे बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी डिपॉजिटर्स की प्रोटेक्शन एडवर्सली इफेक्ट नहीं होगी, और हाँ, उल्टा हम तो एडिशनल प्रोटेक्शन दे रहे हैं डिपॉजिटर्स को। तो लोगों ने सवाल पूछा कि आप बताओ कि एडिशनल प्रोटेक्शन कैसे दे रहे हैं आप डिपॉजिटर्स को, तो ऑब्वियसली उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, और एज अ रिजल्ट 2018 में इस बिल को विड्रॉ करना पड़ गया सरकार को। इस समय पर USA, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के अधिकतर देशों में बेल इन क्लॉज एग्जिस्ट करता है, और आज साल 2023 में इस बेल इन क्लॉज का एक्सट्रीम विरोध हो रहा है इन कंट्रीज में। सारी डिटेल्स समझते हैं कि इंडिया में ये क्लॉज क्यों लाया गया था और क्या अभी तैयारियां हो रही हैं दोबारा इस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने की। इस बिल में क्या क्या प्रोविजंस थे जिनका इतना विरोध किया गया, और ये जो बेल इन क्लॉज है ये किसके दिमाग की उपज है। एक एक बात समझते हैं पॉइंट वाइज, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, ये जो FRDI बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें कुछ इस प्रकार के प्रोविजंस थे, ये लाइंस अब ध्यान से पढ़िए। कैंसलिंग अ लायबिलिटी ओड बाय अ स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर एंड मॉडिफाइंग और चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ लायबिलिटी विच इज ओड बाय अ स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर मतलब है आपका बैंक, और लाइबिलिटी मतलब होता है जो पैसा आप बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं वो बैंक की लाइबिलिटी होता है, यानी कि बैंक के ऊपर एक कर्ज होता है, उसे लाइबिलिटी कहा जाता है। तो जैसा आप पढ़ सकते हैं, इसमें एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर ये बेल इन क्लॉज एक्टिवेट हो जाता है तो बैंक अपनी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म भी कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि जिस दिन आपने अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करा है उसी दिन लीगली आपने इस बेल इन क्लॉज को साइन कर दिया है। तो अगर आपका बैंक फेल होने वाला होता तो लीगली आपके डिपॉजिट्स को, जो कि बैंक के अनसिक्योर्ड डेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बैंक उस डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि आपके बैंक डिपॉजिट्स को बिना आपकी परमिशन के बैंक इस्तेमाल कर सकता है अगर बैंक फेल होने वाला है, और उसके बदले में आपको मिलेंगे बैंक के इक्विटेबल नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपको ना चाहते हुए भी एक फेल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन के शेयर्स रखने पड़ सकते हैं अगर ये बेल इन क्लॉज एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अभी इस समय पर जब ये बेल इन क्लॉज भारत में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, या फिर बाकी कंट्रीज़ में जब ये बेल इन क्लॉज नहीं था, तो उस समय पर क्या सिचुएशन होती थी अगर बैंक फेल होने वाला है। जैसे अभी भारत में PMC बैंक जो है महाराष्ट्र का, वो फेल होने वाला था, तो उस बैंक को कैसे बचाया गया? तो उसके लिए बेल इन क्लॉज तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बेल आउट का इस्तेमाल किया गया है। बेल आउट का मतलब होता है कि अगर बैंक फेल होने वाला है तो सरकार उल्टा उस बैंक को पैसे प्रोवाइड करती है। किसके पैसों से? टैक्स पेयर्स के मनी से, अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे कि रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू करके, या फिर नोट छाप के डेफिसिट फाइनेंसिंग करके, या फिर बैड बैंक सेटअप करके, जैसे कि पारा बैंक।
तो ये सारे अलग अलग नामों से सरकार उस डूबते हुए बैंक को पैसा देती है, और सरकार का पैसा मतलब होता है टैक्स पेयर्स मनी। तो अगर टैक्स पेयर्स के मनी के इस्तेमाल करके डूबते हुए बैंक को बचाया जा रहा है, उसे कहा जाता है बेल आउट क्लॉज। और अगर ये सारा बर्डन शिफ्ट कर दिया जाए क्रेडिटर्स पर, तो उसे कहा जाता है बेल इन क्लॉज। इनफैक्ट सबसे बड़ा फायदा जो वो बेल इन क्लॉज का बता रहे हैं कि अब टैक्स पेयर्स के मनी को हम सेव कर सकते हैं, इसे ही कहा जाता है वर्ड प्ले। तो रिस्क हैज बीन शिफ्टेड टू क्रेडिटर्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जानती हूँ अभी आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मान लेते चलो बैंक फेल हो भी गया, तब तो DICGC एक्ट भी तो एग्जिस्ट करता है, तो उससे हमारे 5 लाख का मैक्सिमम अमाउंट तो इंश्योर्ड है ही। DICGC एक्ट यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये जो FRDI बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं चाहती हूँ कि इसके कुछ प्रोविजंस पर आप ज़रूर नज़र डालें। इस FRDI बिल में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ था कि DICGC जो है उसे टोटली स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी कि नो DICGC। उसकी जगह पर एक रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन नाम की संस्था बैठाई जाएगी। DICGC हटाकर रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन आएगा। अब आपको लग सकता है कि नाम ही तो बदला है, काम तो सेम होगा। अब देखो दोस्तों, DICGC जो है उसमें एग्जैक्टली अमाउंट मेंशन्ड है कि 5 लाख तक का मैक्सिमम अमाउंट आपको मिल जाएगा अगर बैंक फेल हो जाता है। लेकिन इस रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन के लिए ऐसा कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं था उस FRDI बिल में, और यही सबसे बड़ा कारण था कि इसका इतना विरोध हो रहा था। दूसरी चीज़, अब DICGC जो कॉर्पोरेशन है उस समय पर 2017 तक वो 1 लाख रुपए का सम इंश्योर करती थी, तो बैंक्स जो है वो उसे कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम भी देते हैं। आपको इंश्योरेंस देती है DICGC और बैंक्स उसे प्रीमियम पे करते हैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट। तो इस FRDI बिल में ये तो मेंशन था कि अब से बैंक्स जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम देंगे रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन को, लेकिन कितना अमाउंट पे करेंगे ना ही उसका कोई जिक्र था, ना ही ये मेंशन किया हुआ था कि रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन अब कितना अमाउंट लोगों को, डिपॉजिटर्स को वापस देगी अगर बैंक फेल हो जाता है। यही सबसे बड़ा कारण था कि इसका इतना विरोध हो रहा था। तो DICGC को स्क्रैप करने के बाद बैंक में जितना भी पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो सारा पैसा अनसिक्योर्ड डेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साथ ही में अब रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन का काम क्या हुआ, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर बैंक कोलैप्स होने की स्थिति पर है तो रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन और RBI एज दे डीम फिट वो इस बेल इन क्लॉज को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये एकदम स्पष्ट वो प्रोविजंस है जो FRDI बिल में इंट्रोड्यूस किए गए थे। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दोस्तों आप जानते हैं 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2008 से लेकर 2020 तक अकेले USA में 465 बैंक्स फेल हुए थे उस समय, और 2010 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डॉड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म्स, शॉर्ट में कहा जाता है डॉड-फ्रैंक एक्ट। उसके टाइटल 2 में इसी बेल इन क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये वहाँ से शुरू हुआ। IMF का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है वो इस बेल इन क्लॉज को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है सभी कंट्रीज़ में। ये नाम याद रखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। इसको लेकर इतनी सारी रहस्यमयी बातें, इतनी सारी रिसर्च है, वो कभी और किसी और वीडियो में हम जानेंगे, आपको सुनकर भी बहुत हैरानी हो जाएगी। फिलहाल आप यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि साल 2014 में G20 की जो मीटिंग बैठी थी उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी कि इस बेल इन क्लॉज को एक सुप्रा नेशनल लॉ की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया जाए सभी कंट्रीज़ में। G20 मतलब पूरे विश्व के सबसे बड़े बड़े 20 देश इस G20 में आते हैं, जिसमें से USA है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है और हाँ भारत भी है इस G20 में। तो 2014 की G20 मीटिंग में जहाँ पे सारे सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स मिलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं, तो वहाँ पे पूरी कोशिश की गई थी कि इस बेल इन क्लॉज को एक सुप्रा नेशनल लॉ की तरह इंट्रोड्यूस किया जाए, और साल 2017 में हमारे देश में FRDI बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो उनकी पूरी कोशिश है कि भारत में भी ये क्लॉज इंट्रोड्यूस हो जाए। अब अगला पॉइंट आप ये समझे कि ये जो बेल इन क्लॉज है असल में तो ये बहुत रेयरली कभी यूज़ किया गया है। साल 2013 में साइप्रस में जब पूरी इकोनॉमी फेल होने वाली थी उस समय पर इसी बेल इन क्लॉज को एक्टिवेट किया गया था। बहुत एक्सट्रीम वहाँ पे कंडीशंस बन गई थी।
इनफैक्ट वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपनी 50% तक की बैंक अकाउंट डिपॉजिट सभी लूज कर दिए थे, सारी सेविंग्स लूज हो गई थी 50% तक की, क्योंकि ये बेल इन क्लॉज एक्टिवेट हो गया था। The people of Cyprus are already having to cope with strict currency controls, a daily limit of $380 from cash machines and a ban on taking more than $1,300 out of the country. और सबसे मिस्टीरियस बात कि बेल इन क्लॉज एक्टिवेट हुआ, डिपॉजिटर्स के तो 50% मनी चला गया, लेकिन जो शेयर होल्डर्स थे, ये बैंक के फेल होने से 5-6 दिन पहले ही शेयर होल्डर्स बैंक से अपना पैसा निकाल चुके थे। तो अब बचे डिपॉजिटर्स, जो अब बन चुके थे शेयर होल्डर्स उस डूबते हुए बैंक के। सबसे बड़ा प्रश्न कि भारत में तो ये क्लॉज अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा कि ऑपोजिशन की तरफ से विरोध आया है। एक समय था जब बीजेपी गवर्नमेंट ऑपोजिशन में बैठी थी, उन्होंने जीएसटी बिल का भी विरोध किया था, लेकिन उसके बाद वही सरकार जीएसटी को लाती है। ये जीएसटी को आप पहले विरोध कर रहे थे, अब आप उसको लाए। एफडीआई रिटेल का विरोध कर रहे थे, अब उसको स्वीकार कर लिया। तो अपोजिशन का तो यही खेल होता है। और यहाँ तक कि आप ये भी याद रखिए कि अगर इस बिल को सच में सरकार लाना चाहेगी तो उनके लिए वो चुटकियों का खेल है। इसे फाइनेंस बिल की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और राज्यसभा में उसकी वोटिंग की भी आवश्यकता नहीं है, तब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि क्लॉज अगर बनाया गया है उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है। भूलिए मत, बनाया किस लिए जाता है, सिर्फ एक ही पर्पस है कि कभी ना कभी ज़रूरत पड़ने पर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज साल 2023 में जब हर तरफ से वार्निंग्स आ रही है, आईएमएफ वार्निंग दे रहा है कि भाई रिसेशन हो सकता है, यूएसए की सरकार वार्निंग दे रही है कि रिसेशन हो सकता है, यहाँ तक कि एफडीआईसी, जैसे भारत में डीआईसीजीसी होता है ठीक वैसे यूएसए में एफडीआईसी होता है, उनके आप इंटरव्यूज़ देखेंगे तो वो एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि बहुत भीषण रिसेशन आ सकता है इस समय पूरी दुनिया में। और ये भी बोल रहे हैं कि लोगों को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, और बड़े हंसते हंसते बोल रहे हैं। ये सारी क्लिप्स कभी और किसी और वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि इसका इतना विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात कि अभी तक भारत ने अपना स्टैंड लिया हुआ है, और इनफैक्ट ये जो G20 है इस समय पर इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास ही है। तो बहुत ज़्यादा लोग नज़र रखे हुए हैं कि क्या भारत भी अब इस बेल इन क्लॉज को लाएगा, किस प्रकार की डेवलपमेंट्स आएगी इंडिया से। लेकिन सबसे बड़ी सेलिब्रेशन की बात यह है कि इतने प्रेशर के बाद भी अभी तक भारत अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर चुका है कि एफआरडीआई बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद भी विड्रॉ कर लिया गया है और ये बेल इन क्लॉज भारत में एग्जिस्ट नहीं करता है। यही सबसे बड़ी सेलिब्रेशन की बात है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। आप में से जो लोग इस सारी नॉलेज रखते हैं और हमारे चैनल से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और ये जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किस दिशा में दुनिया को लेकर जाना चाहता है, तो हम आपको IMPH ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट करते हैं, जिसमें सारे सेंसर टॉपिक्स जो कि यूट्यूब पर बताते साथ ही वीडियो डिलीट कर दी जाती है वो डिटेल में डिस्कस होते हैं। साथ ही इसका जो सोल्यूशन जो पिछले कई सालों से अलग अलग देशों में कुछ ग्रुप्स कर रहे हैं वो सोल्यूशंस आपको समझाए जाते हैं, ताकि आप भी हमारे साथ मिलकर उस सोल्यूशन का एक हिस्सा बन सके। नेक्स्ट आप ये समझें कि ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्रीन KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। उसके बाद एक 99 रुपीज़ का फॉर्म दिया जाएगा जिसे फिल करके आप वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे उनको बहुत नॉलेज हो चुकी है और हम आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप भी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का हिस्सा बने। तो दोस्तों आप हमें बताएं आपकी क्या ओपिनियन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इन 8 साल पुरानी प्रेडिक्शंस पर। आपका एक एक कमेंट हमारी पूरी टीम और सभी साथी मित्र भी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पर बहुत डिटेल से डिस्कशन होना चाहिए और आपके कमेंट से यहाँ एक डिस्कशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाता है। तो आप अपनी ओपिनियन हम सबको ज़रूर बताएं।